हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि आपसे वादा किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, कल वीडियो लंबी हो गई थी, 1 घंटे की हो गई थी। थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए वीडियो पॉज कर दी थी मैंने वहाँ पे। आज मैं उसको आगे को रिज्यूम कर रहा हूँ। नीट चैप्टर वाइज फिजिक्स जो हमारी सीरीज़ है, इसमें आज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका कॉन्सेप्ट बचा है, तो मैंने सोचा एक कॉन्सेप्ट के साथ इसकी वीडियो बना दी जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, उसके बेसिक देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो लाइन होंगे हमारे, ठीक है, ये क्या मेजर करता है? जो टोटल नंबर ऑफ लाइन है पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया। या आप कह सकते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द बॉडी है, ठीक है। और या आप कह सकते हैं किस पे डिपेंड करेगी? बाउंड चार्ज पे डिपेंड करेगी। किसी सरफेस से कितनी लाइनें पास हो रही हैं पर नॉर्मल एरिया में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुल मिला के इसका काम भी वही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को नापना, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइनें जाएंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर एरिया यूनिफॉर्म है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो फाई से, इसको हम दिखाते हैं बच्चों। अगर एरिया यूनिफॉर्म है तो E इंटू ए से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो आप एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे एरिया का और वहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका फ्लक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ई यहाँ पर E इंटू ए भी कर दीजिए अगर एरिया दिया है, और कभी कभी एरिया नहीं दिया रहता है तो E डॉट ए करके E कॉस थीटा ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर एंगल दिया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है। यूनिट आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इसकी यूनिट क्या हो सकती है? पहली यूनिट इसकी हो सकती है बोल्ट मीटर। दूसरी यूनिट इसकी हो सकती है बच्चों न्यूटन कुलॉम मीटर -2। 2 यूनिट इसकी बन सकती हैं और डायमेंशन आप निकाल दीजिए, फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड नहीं करता है शेप पे। इससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी सरफेस का वो कितना होगा। 4 सरफेस दिए हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी बाउंड सरफेस का जो होगा वो अभी आप गॉस लॉ में पढ़ेंगे, वो क्या होगा? क्लोज सरफेस होना चाहिए, उसके अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? अगर आपका गॉस लॉ देखें तो गॉस लॉ, पहले चलो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं फिर इसमें जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 तरह का होता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा आप कह सकते हैं जीरो। तो बच्चों, जो पॉजिटिव फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स जो हमारा किसी भी बॉडी से, किसी भी क्लोज बॉडी से जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा मेरा, उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, ठीक है जी। आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो इनवर्ड फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रही हैं, तो इनवर्ड फ्लक्स जो होगा हमारा वो नेगेटिव होगा। या आप कह सकते हैं सर, अभी भी आपने बताया इलेक्ट्रिक जो फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ए कॉस थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर 0 डिग्री रख देते हैं तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू आप 180 रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 है तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जीरो कब होगा? अगर हमारा किसी भी सरफेस के अंदर टोटल बाउंड चार्ज 0 है तो डेफिनेटली फ्लक्स वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और 0 कब हो सकता है? तब 0 होगा बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो 90 है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कोई भी क्लोज सरफेस जो कोई भी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हैं बच्चों किसी भी क्लोज सरफेस का, कोई भी क्लोज बॉडी है, उसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा हमेशा 0 बनता है। समझ रहे हैं? कोई भी हमारी क्लोज बॉडी है, उस क्लोज बॉडी का जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कहाँ पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो 0 होगा। और ये इस बार नीट 2023 का क्वेश्चन था। नीट 2023 का यही क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसी में एक बहुत बढ़िया लॉ है जिस लॉ को हम बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ को पढ़ें अगर हम, वो ये है कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज का
टोटल जो बाउंड चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। और गॉस लॉ तभी लगेगा बच्चों जब उस सिस्टम में कोई क्या है, हमारी सिमेट्रिकल बॉडी है, तभी हमारा लगेगा। जैसे पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल सिमेट्री हो जाएगी, लाइन है तो सिलेंड्रिकल हो जाएगी, और कोई प्लेन में तो प्लेनर हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी बाउंड सरफेस का, वो हमारा जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ये हमारा Q है, अंदर Q है, ये -Q है, ठीक है, ये +2Q है। तो इसके अंदर बाहर कितने भी हैं उस पर डिपेंड फ्लक्स नहीं करता। अंदर जो चार्ज है इसका आप एल्जेब्रिक सम करेंगे, और जैसे ही एल्जेब्रिक सम करके निकालोगे आपका ये निकल के आ जाएगा। किसी मीडियम में अगर आप देखें, अगर मीडियम में हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम डिक्रीज हो जाता है, तो जो हमारा फ्लक्स है बच्चों वो भी हमारा 1/k टाइम किसी भी मीडियम में डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, और आगे अगर हम इसमें बात करें, गॉस लॉ कहते हैं ये फॉलो करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ वो लॉ होते हैं जिसमें फोर्स या वो क्वांटिटी 1/r² को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है E.ds = समीशन Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 1/r² आता है, दैट मीन्स फ्लक्स में भी 1/r आएगा, और ये डिपेंड करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा या इस पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। अब गॉस लॉ के आपने डेरिवेशन भी करे होंगे, लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारी चीज़ें। कई बार बच्चों ऐसा होता है आपको चार्ज कैलकुलेट करने को आता है, तो आप अगर चार्ज निकालना है या कभी आपको चार्ज निकालना है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं ε0 × φe। और जो फ्लक्स है, फ्लक्स का फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा E.ds। ये बात ध्यान रखना, ये बिट्स और जेई लेवल में आते हैं, नीट में अभी तक आए नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, ठीक। अगर देखिए अंदर का चार्ज का सम 0 हो जाएगा तो हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर मान लो इन दो बॉडी के अंदर +Q -Q है तो फ्लक्स यहाँ ये टोटल 0 हो गया, तो सरफेस से जो फ्लक्स होगा ना वो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर के चार्ज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फ्लक्स उस क्लोज बॉडी के अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो इस पर बेस्ड अप क्वेश्चन देखें, जब पहला क्वेश्चन है, इसको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबके अंदर चार्ज Q है। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस की जो शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है सेम फॉर ऑल फिगर, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, और डी मतलब अच्छा कुछ नहीं, डी ऑप्शन सबके लिए सेम है। और वही दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं कि Q1 Q2 है। मैंने आपको बताया जो ये Q है, ये जो Q है ये डिपेंड करेगा बाउंड चार्ज पे, जो बाउंड होंगे उस पे डिपेंड करेगा, और जो ये E है ये डिपेंड करेगा ऑल चार्ज पे। तो Q1 Q2 Q3 जितने सारे चार्ज हैं सब पे डिपेंड करेगा E, और Q जो बाउंड डिपेंड करेगा वो Q1 और ये जो अंदर है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इससे आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं अगर आपको दिखाऊं, एक नीट में भी आया था हमारा, वो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन। इस बार 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे फ्लक्स से, और ये बोनस थे बच्चों। टीएस क्वेश्चन जो हैं वो यही हैं। क्वेश्चन क्या है कि ईडीएस आपका 0 है किसी भी सरफेस में, तो क्या होगा? तो आप मुझे खुद बताइए, अगर किसी का ईडीएस 0 है मतलब किसी का फ्लक्स 0 है, तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होगा, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग सरफेस मस्ट बी इक्वल टू लीविंग। तो यही होगा। अगर कभी भी ईडीएस ऐसे 0 आ गया, फ्लक्स 0 आ गया, इसका मतलब जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी ही लाइनें जा रही हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। या इसका मतलब एक और हो सकता है कि उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, ठीक, और ये कह रहे हैं एनक्लोज है। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको इसी टाइप का, ये वाला क्वेश्चन। आपसे कहा गया है क्वेश्चन कि एक चार्ज Q है जिसको एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में रखा गया है, मान लीजिए Q है जिसकी रेडियस R है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो शेप बड़ा कर दिया जाए, तो बताओ फ्लक्स में कितना चेंज आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप 4 गुना कर दो चाहे आप 10 गुना कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप
ऑफ या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोज बॉडी। चलिए अब आगे चलते हैं। गॉस लॉ से हम अब फ्लक्स कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो गॉस लॉ से क्या है, सबसे पहले सिमेट्री केस। मान लो जैसे आपको ये आधे सरफेस दिए हैं, आप इनको बना के या कवर करके दो बना सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि ये दो सरफेस है, ये हेमिस्फीयर है, ये आपका कोई सिलेंडर का आधा पार्ट है। अगर यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको आप कवर करके बना सकते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। और टोटल क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा हमेशा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको आधा कर लेंगे। तो अगर मैं इसको क्लोज करूं बच्चों तो क्या होगा, ये होगा, देखिए जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये ऐसे तो बनेगा, देखिए ये। तो टोटल का कितना होता है फ्लक्स, टोटल का फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आधा आधा पार्ट, इस आधे पार्ट का कितना हो जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही इस आधा पार्ट का कितना हो जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। अब यही सिमेट्री केस अगर मान लो क्यूब में आ गई, इसी क्यूब में आप देखेंगे इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे। अगर आप देखें ये ऐसे है, इसके अगर आप फेसों को मिलाएं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो जब जब इसके सारे फेस मिलाएंगे आप बच्चों, क्यूब की जो हमारा टोटल हमारे यहाँ पर फेस हैं तो कितने हो जाएंगे। अब ये चार्ज हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर रखा है, चार्ज हमारा यहाँ पे रखा है। तो आपसे टोटल फेस का अगर पूछेंगे तो आप क्या जवाब दोगे। आप सोचिए कि किसी भी क्यूब में कितने ऐसे फेस होते हैं या कितने कॉर्नर होते हैं, वो आपका यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर आप बताइए, ये आपका एक क्यूब है, ये क्यूब का आपका एक फेस है। तो जो हमारे क्यूब होते हैं ना बच्चों, क्यूब का जो एक फेस है वो बिहेव करता है जैसे कि वो एक स्क्वायर होगा। तो हमको कितने ऐसे स्क्वायर लाने पड़ेंगे कि हमें ये वाला फिगर बन जाए। तो अगर आप इसके फेस काउंट करें, एक टॉप का हो गया, एक बॉटम का हो गया, तो कितने हो गए, दो हो गए। एक लेफ्ट का हो गया और एक राइट का हो गया, दो और दो चार हो गए। उसके बाद एक आपका आगे फ्रंट की साइड हो गया और एक पीछे हो गया। तो टोटल फ्लक्स आप सभी जानते हैं कि अगर क्लोज बॉडी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है, ये Q है, ठीक। तो क्लोज बॉडी का फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 6 फेस हो गए हैं तो 6 फेस का कितना हो जाएगा, 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका NCERT में है तो आप इसको तैयार रखिए। अब कोन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। मान लीजिए कोई कोन है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा है। तो जनरली हमें कहीं भी आपने कोई भी क्लोज बॉडी में रखा है, कोई बॉडी दी है आपको क्लोज, कोई सिस्टम दिया है, कोई 3D फिगर दिया है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो चार्ज है आपका उसको क्लोज बॉडी बनाना है। ठीक है, एक बाउंडेड सरफेस बनाना है। देखो टोटल फ्लक्स इसका आपको सभी को पता है कि फाई टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसकी साइड A है, सेंटर पे रखा है। अब इसमें कितने फेस होते हैं भैया, 6 फेस होते हैं। तो एक फेस का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी हमने निकाला था। तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये 1/6 होगा, क्योंकि चार्ज तो चारों तरफ से बाउंड है, आपने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ से बाउंड करी है। तो हमने सेंटर पे रखा, तो हमने टोटल निकाल लिया और एक फेस का कैलकुलेट कर लिया। अब कहानी तब बदलेगी जब आप एक कॉर्नर पे रख देंगे। तो कॉर्नर पे बात वही आई कि टोटल कितना हो जाएगा भैया, टोटल हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस कॉर्नर के चार्ज को तभी हम लगाएंगे यहाँ पर टोटल जब आप इस चार्ज को कवर कर देंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे कॉर्नर का हमारा चार्ज को अगर आप पूरा कवर कर देंगे तभी आप कह सकते हैं कि टोटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। समझ रहे हैं? तो अब आप ये देखिए, इस जो कॉर्नर पे हमने रख दिया, या आप इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं। अगर आप वर्टेक्स पे या कॉर्नर पे, वर्टेक्स भी कह दीजिए इसे, कोई भी वर्टेक्स पे रख दीजिए। तो इसको कवर करने के लिए आप देखिए, एक क्यूब आपको इधर से बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, एक ऊपर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, क्लोज बॉडी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए। अब लेकिन ऊपर को भी तो निकल सकती है ना ऐसे, तो 4 ऊपर से आ जाएंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने क्यूब का होगा, 8 का होगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो हमें इसको कवर करने के लिए 8 क्यूब की आवश्यकता है, 8 क्यूब हमें रिक्वायर है। हम 8 क्यूब हम कवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ये क्लोज बॉडी का होता है, जहाँ पर सारी जो फील्ड लाइनें हैं उस सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगी, वो सब क्लोज होंगी, और यहाँ पर ये वर्टेक्स पे है। तो जैसे ही आप इस पर लगाएंगे तो एक क्यूब से या इस क्यूब से कितना हो जाएगा? 1 क्यूब से हो जाएगा बच्चों 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपसे कहें कि यहाँ पर जो हमारा फेस है या फेस ऑफ ईच क्यूब है उसके कैसे निकालोगे? देखिए कितने फेस लगे हैं इसमें, क्यूब के 4 लगे हैं, तो जो 5 फेस हो गया हमारा, ठीक है। एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/6 क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 4 लगे हैं, ठीक है, 4 फेस इसको कवर कर रहे हैं, तो हमें 1/4 भी करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पर न रख के एक एज पे रख दे उसके, मान लीजिए यहाँ पर एज पे रख दिया आपने, तो इस एज पे रखने पे क्या होगा? अगेन वही इसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको कवर करेंगे तो कवर करने से ये जो हमारा एज है ये यहाँ पर ना बन के, ये जो क्यू है हमारा यहाँ ना बन के यहाँ पर है, ठीक है जी। तो टोटल का कितना हो जाएगा भैया? तो टोटल तो हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सोचना है इस क्यू को कवर करने के लिए कितने हमें क्यूब लाने पड़ेंगे। तो इसको कवर करने के लिए जनरली अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करें तो 4 क्यूब की ज़रूरत है। तो एक क्यूब से जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 5 = 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक का इतना आ गया, और एक फेस का तो कंट्रीब्यूशन ना, फेस का आपको हर केस में एक ही आएगा लगभग, तो एक ही केस में डिफरेंट आता है, वो आप देख लेना, ठीक है। 4 क्यूब तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप चार्ज को कहीं भी रख दें। अच्छा जी, अगला जो है, अगर आप सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस पे रख दें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर आप इसको कवर करेंगे तो कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ 2। देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कवर करने के लिए एक क्यूब आपको ऐसे चाहिए, क्लियर है। तो जो टोटल फ्लक्स है हमें पता है, अब ये क्लोज तो हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 2 क्यूब है तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? ये, ठीक है। और अगर फेस का पूछें तो फेस का पूछेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 2 है, अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 6 होने के बजाय, क्यूब तो 2 है ना, लेकिन एक फेस पे ऑलरेडी हमारा चार्ज है, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, अगर आपके सेंटर पे है तो इस क्यूब का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर इस क्यूब से पूछेंगे कितना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वो ये होगा, और एक फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा भैया? वो इतना होगा। लेकिन जैसे ही आपसे कहेंगे कि चार्ज आपने रख दिया कॉर्नर पे, तो वहाँ पर इस पूरे का निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितने क्यूब ढक रहे हैं, तो 8 ढक रहे हैं, तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और एक फेस का ये, क्योंकि 6 फेस है, स्टार्टिंग में देख चुके हो आप ये वाला, तो 6 फेस में एक फेस का कंट्रीब्यूशन जनरली ये होता है। तो अगर आप चार्ज वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 4 क्यूब की ज़रूरत हो रही है, तो हमने उसको इतने का इंटू कर दिया। और वहीं अगर मैं इसमें एज पे लगाऊँ तो एज में भी वही 4 क्यूब चाहिए, तो ये मैंने निकाल दिया। ये हमारा नॉर्मल पॉइंट है। लास्ट में ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी एक फेस के सेंटर में रख देंगे तो हमें 5 ही ऐसे फेस मिलेंगे, तो हमने फिर 2 क्यूब के लिए ये निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यूब वाले क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आपको, जो आपके नीट में आए हुए हैं बच्चों। क्यूब वाले देख लेते हैं, ये हमने कर लिया। ये वाला क्वेश्चन है कि एक स्पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, ये नीट 2019 में आया है। ऐसे कोई अंदर एक डायपोल है और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। अरे भाई, टोटल फ्लक्स होता है एल्जेब्रिक सम का 1/एप्सिलॉन नॉट, तो डायपोल का टोटल चार्ज तो 0 होता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अगर किसी डायपोल को किसी क्लोज बॉडी के अंदर रख दें तो कितना होगा? भाई टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, तो भाई 0 हो जाएगा तो कहानी ख़त्म। आगे देखें, ये क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया है आपका, और ये कब आया है? ये आया है आपका 2012 में। कह रहे हैं कि फ्लक्स क्या होगा? क्यूब साइड ए दे रखी है, अगर क्यू कहाँ पर है? कॉर्नर पे है। तो अगर जिसने भी ये मेरी पहले अभी जो मैंने थ्योरी डिस्कस करी वो अगर पढ़ी होगी तो शायद ही किसी को इसमें करने में दिक्कत आएगी,
समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं। एक कॉर्नर का अभी मैं अगर आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूं, सेंटर वाला केस है, तो सेंटर वाला केस जो था मेरा वो ये वाला था, तो इसमें कितना आया है, ये वाला था, ये वाला, ठीक है। तो ये सेंटर है ना, हाँ। इसमें देखो कॉर्नर, अगर सेंटर पे चार्ज है, कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की साइड ये वाला 8, तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पूछा गया था, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं अगर कोई है तो। इसका आंसर आप कर दोगे, कहाँ पे था वो क्वेश्चन, चलो स्टार्टिंग से देख लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे हमने ये डायपोल वाला कर दिया, ये कि कुछ नहीं होगा इसमें। स्क्वायर है भी, स्क्वायर हमने नहीं करा है। हेलो सिलेंडर भी हमने भी नहीं पढ़ा है, स्क्वायर सरफेस भी हमने नहीं पढ़ा है। ये वाला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा अगर कोई चार्ज सेंटर पे रखा है थ्रू एनी फेस, किसी भी फेस की वजह से कितना होगा। तो मैंने आपसे कहा है जो सेंटर ऑफ फेस आएगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1/10 Q/एप्सिलॉन नॉट है, और बाकी कोई भी पूछ ले आपसे उसमें क्या होगा, 1/24 Q/एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अब इसको जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शन में आपसे गेम खेल दिया है। तो दरअसल हमारा जो फ्लक्स होता है वो हो जाता है Q/एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे, अब इसके ऑप्शन को अगर हम मैनेज करें तो देखो 4 पाई Q लिख दिया ऊपर, और एक फेस। अच्छा, सेंटर का नॉर्मली सेंटर दिया है ना, अभी भी इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन नहीं दी है, तो सेंटर का कितना हो जाएगा, देखिए सेंटर का आपका ये है ना, एक फेस का कितना होगा, ये हमारा आंसर होगा। जब सेंटर पे चार्ज है तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, Q 1/6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको देखो 4 पाई का इंटू ऊपर भी कर दिया, 4 पाई का इंटू नीचे भी कर दिया, क्योंकि ऊपर 4 पाई लिखा था ना, ऊपर 4 पाई कहाँ से आएगा, या 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये ध्यान में रख लेना कि चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा है, फेस पे रखा है, बॉडी डायगोनल पे रखा है, एज पे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, 2000 में आया है क्वेश्चन जो है आपका। क्वेश्चन फिर वही कह रहे हैं कि एक चार्ज Q है जिसको आपने प्लेस करा है एट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। तो कॉर्नर के ही केस आपसे पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऑल द 6 फेस, ठीक है। कॉर्नर पे रखने पे जो हमारा सारे 6 फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पूछा गया है कि कितना होगा, ठीक है। तो टोटली पूछा है कि कॉर्नर का यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू 6 फेस कितना होगा। तो आपको शायद आपने कर भी लिया होगा, क्योंकि मेन मैंने इसीलिए आपको इसका पहले थ्योरी बताई, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे अभी ऐसे क्वेश्चन इस बीच नहीं आए, लेकिन जब आएंगे तो आप कहेंगे कि सर जो आपने थ्योरी कराई थी वो हमने करा। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कंट्रीब्यूशन पूछा है तो इतना आ जाएगा। आगे चल देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है फ्लक्स एनी सर्वे। ये भी वैसे ही है, अगर आप इसको देखें 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज है Q माइक्रोकुलम और इसको रख दिया सेंटर ऑफ Q पे, तो फ्लक्स कितना निकलेगा। तो भैया कितना निकलेगा और कहाँ से, एनी सरफेस। तो कितने सरफेस बाउंड होते हैं उसमें, 6। तो 6 में क्या आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, और माइक्रोकुलम है तो 10⁻⁻6। और वैसे भी भाई 10⁻⁻6 वाला ही इसका आंसर होगा, कैलकुलेट भी नहीं करनी थी, ठीक है। तो इसमें ना 6 भी होगा, ये मिस हो रहा है थोड़ा, इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पर ये 6 भी होगा, ठीक है। चलिए, ये तो था मेरी क्यूब की कहानी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में अपने। इससे पहले हमने क्यूब के केस सारे डिस्कस कर दिए, अब करते हैं कोन के केस डिस्कस, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन बच्चों जब जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब तब आप कहोगे सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी।
तो अगर आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो कोन है, कोन से फ्लक्स कितना निकलता है, तो देखिए अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये कोन है। और मान लो इस कोन की जो बेस की हाइट है, बेस की रेडियस आर है और जो हाइट है वो एच है। क्लियर है यहाँ तक? और आपसे पूछा कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। देखो यहाँ पर टोटल फ्लक्स जो आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप 3D बॉडी को रख देते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा, जो कि इस बार 2023 में पूछा गया था। तो अब यहाँ पर आप जब निकालेंगे, जैसे मान लो इसमें आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज़ द इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स, तो जो इनकमिंग फ्लक्स होगा बच्चों वो कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ। इनकमिंग में आपको यही बॉडी बनानी पड़ेगी और उस वाले को छोड़ दो, ठीक है। तो इनकमिंग में ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं, ये हमारी लाइनें हैं। तो कितने सरफेस हैं देखो, एक सरफेस और ये वाला हमारा दूसरा सरफेस, ये हमारा तीसरा सरफेस। टोटल जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में आपका जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी 3D बॉडी का वो हमेशा आपका 0 बन के जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये है, लेकिन आप एरिया वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, तो पहले वाले का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ई और डी ए के बीच में एंगल 90 आ गया। अब बचा φ2 और φ3, तो बचे φ2 प्लस φ3 इक्वल टू 0। तो जैसे ही φ2 और φ3 आप 0 करोगे तो φ3 निकालना है आपको जनरली, इनकमिंग मतलब जो ये जा रहा है, तो φ3 इक्वल टू माइनस ऑफ φ2 हो जाएगा, ठीक है, और इनकमिंग हमारा नेगेटिव आएगा। तो φ2 की वैल्यू निकाल दो ई डी ए से, तो माइनस ई और एरिया ए इंटू कॉस कितना हो जाएगा, दोनों के जो एंगल हैं वो कितने हैं 0 डिग्री, ई और ए की डायरेक्शन में हो जाएंगे तो 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस ई डॉट ए। और माइनस ई डॉट ए का मतलब ये हो गया, ई तो ई रहा, एरिया कितना हो जाएगा, अगर इस रेक्टेंगुलर का एरिया निकालोगे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एच इंटू 2r। तो जो आंसर हो जाएगा बच्चों इनकमिंग फ्लक्स का वो हो जाएगा ई एच आर। अगर यहीं पर आउटगोइंग होता तो प्लस ई एच आर हो जाता, ठीक है। अब इसमें और भी केस हो सकते हैं, जैसे कि एक केस और लेते हैं। अगर आपका ये जो कोन है ये ऐसे ना हो के थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, ठीक है, अगर ये आपका कोन ऐसे ना हो के इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, टिल्ट कर दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, ठीक है भैया। उस केस में आपसे अगर पूछा जाएगा कि भैया फ्लक्स कितना होगा, ऐसे अगर ये बना दिया जाए और किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए, तो भैया फिर वही बात, यहाँ पर अगर इसकी बेस की रेडियस आर है तो पहले तो आपको सरफेस देखने पड़ेंगे। एक सरफेस ये हो गया जिसका फ्लक्स φ1 हो गया, एक सरफेस ये हो गया जिसका फ्लक्स φ2 हो गया। तो फाई नेट यूनिफॉर्म फील्ड में जो फाई नेट होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर दो ही फ्लक्स बन रहे हैं, φ1 प्लस φ2 इक्वल टू 0। तो φ1 की वैल्यू अगर आप निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, ई इंटू ए और कॉस ऑफ 180। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को है और यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई डॉट ए, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स वैसे भी नेगेटिव आएगा। और एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। एक बात, ये बात आप ध्यान रखना बच्चों की, जो हमारा फ्लक्स है वो टोटल तो 0 होगा, और हम ना जब कैलकुलेशन करते हैं तो कर्व सरफेस का ना लेके फ्लैट सरफेस का इजीली निकाल पाते हैं। तो हम फ्लैट का निकाल के फिर उसको इक्वेट 0 करके कर्व का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। अब मान लो अगर इसमें सिलेंडर हो, ठीक है, तो सिलेंडर के भी क्या केस बनेंगे, आपको बस ध्यान वही रखना है। जैसे ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है मान लो, ठीक है, और इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लग गया, ठीक है। तो टोटल जो हमारा फ्लक्स होगा वो तो होगा 0, लेकिन चूज करो कितने सरफेस होंगे, 1 2 3 और 4 सरफेस 4 फ्लक्स। लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और एरिया वेक्टर आपका इधर है।
तो दोनों के बीच में 90 का एंगल और 90 का एंगल मतलब 0, इसका भी 0। तो बचे दो ही सरफेस, तो φ1 प्लस φ2, φ1 को आप क्या बोल सकते हो, इनकमिंग फ्लक्स, और φ2 को आउटगोइंग फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा भैया, अगर आप अलग अलग से निकालना चाहें तो φ1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई एस कॉस 0। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ई तो ई रहेगा, अच्छा एक कॉस 0 नहीं होगा, कॉस 180 होगा ये, क्योंकि ई और ए का एंगल तो इधर होगा, ई का इधर होगा, तो 180 का एंगल बनेगा। तो ये आ जाएगा माइनस ई डॉट एस, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव निकालें तो वो क्या निकल के आ जाएगा, φ2 इसी का अपोजिट ई पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा किसका केस था, सिलेंडर का केस था। ये पूछा जाता है, कोन का केस मैंने आपको बता दिया, सिलेंडर का केस बता दिया। एक और केस है कोन में, ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक कोन का केस और है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। कोन में आपसे ऐसा पूछा जाएगा, या आप कह सकते हैं कोन का केस या डिस्क का केस भी कह सकते हैं, कि एक चार्ज, एक हमारी यहाँ पर क्या है, एक डिस्क है, ये एक डिस्क है और इसकी एक्सिस पे हमने एक चार्ज रख दिया है, इसकी रेडियस r है, इसका x है। तो अगर आप देखें बच्चों, ये डिस्क है, तो डिस्क से ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाएं तो ये हमारा कोन ही तो बनेगा। अगर आप इसको टिल्ट करके देखें कोन बनेगा। तो ये x है, ये r है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो आप याद रखें Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा होगा, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। और वहीं अगर आप इसमें वो लगा दें कॉस थीटा, तो आप इसमें कह सकते हैं Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x/√r² प्लस x²। तो जो डिस्क का हमारा अगर चार्ज रख दोगे उसके एक्सिस पे, वो हमारी बिहेव करती है कोन जैसे। क्लियर है यहाँ तक। अब वहीं स्पेरिकल बॉडी का पूछ लिया जाए, और स्पेरिकल बॉडी में जनरली बच्चों दो केस है। क्या केस है, जब हम किसी स्पेरिकल बॉडी को, पहला केस तो ये है कि जैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये मेरा एक स्पेरिकल बॉडी है, तो इसका अगर आप निकालोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लो, तो वो 0 आएगा। यूनिफॉर्म फील्ड में तो 0 आएगा। लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन न पूछ के आपसे इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स पूछेगा, ताकि आप गलती करो। और यहाँ पर आपको ये ना देके ऐसे एक क्लोज सरफेस देगा ये, तो अब यहाँ पर ये इनकमिंग होगा, इस सरफेस से इनकमिंग होगा, इससे आउटगोइंग होगा। क्लियर है यहाँ तक। और एक सरफेस ये है, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, क्योंकि डी ए तो नीचे होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ई और डी ए में एंगल 90, तो 0, तो 1 और 2 ही बचा। तो जो हमारा φ1 इनकमिंग है और φ2 आउटगोइंग है, इन दोनों का सम 0, क्योंकि फाई नेट हमारा 0 होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारा φ1 और φ2 है, इसको आप कैसे निकालेंगे। तो φ1 हो जाएगा आपका E.A कॉस ऑफ 180, क्योंकि ई और ए अलग अलग डायरेक्शन में है, तो माइनस E.A। और वही φ2 जो होगा वो हो जाएगा E.A कॉस ऑफ 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा EA। ठीक है, बस एरिया ध्यान रखना, इसमें एरिया कितना हो जाएगा, ये जो बॉडी है सर्कुलर है, लेकिन आधी है उसका जो एरिया है, तो यहाँ पर जो φ1 की वैल्यू आएगी वो आएगी E पाई, अगर रेडियस r है तो r²/2, और वैसे ही φ2 आ जाएगा E पाई r²/2। तो आउटगोइंग पॉजिटिव और इनकमिंग नेगेटिव। अगर स्पेयर ऐसे ना रख के आपका ऐसे रखा हो भैया, मैं सारे केस डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा बेस अच्छा बन जाए, 1 और 2। अब इस केस में ना आंसर तो वही होगा, इनकमिंग का φ1 माइनस EA और φ2 EA और टोटल फाई 0, लेकिन एरिया में वो आ जाएगा, इसमें पूरा एरिया लेगा। जो ये है ये हमारा पूरा गोला हो जाएगा। इसमें क्या था, इससे पहले वाले केस में ये आधा था, ठीक है, आधा कवर था, तो इसलिए एरिया आधा करना पड़ेगा। इसमें क्या आएगा, पूरा आएगा, तो माइनस E, और यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा भैया, पाई r²। ये बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर भी E प्लस में पाई r²,
और टोटल इनका सम करोगे तो 0 आ जाएगा। इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं। अब हम वैसे तो क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन छूटे हैं तो वो देख लेते हैं। देखो पहला हम कर चुके हैं, also did। सेकेंड ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे चलें तो हमने थर्ड ये हमने कर चुके हैं। ये बचा अब ये हमारा 2010 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर सरफेस दिया है, वैसे डायग्राम बना होगा, ये हमारे टाइपिंग मास्टर ने डायग्राम नहीं बनाया है, आलस बहुत है इस महाराज को, तो ये करते रहते हैं ऐसा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड एल है, ठीक है, इसका डायग्राम मैंने मॉड्यूल में देखा है अपना, तो ये है इसका डायग्राम। ये हमारा कोई सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, मतलब इससे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो पूछ रहे हैं कि एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन दिस, तो फ्लक्स लिंक कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों देखो जो फ्लक्स होता है वो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब आप बताइए जो थीटा एंगल है वो क्या किसके बीच होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू सरफेस। और यहाँ पर आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इसमें जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, पाई/2। साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसका एरिया नॉर्मल होगा वो 90 का एंगल बनाएंगे, और कॉस 90 भैया 0, ख़त्म कहानी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 2007 में, कह रहा है कि एक हलो सिलेंडर है आपके जिसमें चार्ज Q है विद इन इट, इसके अंदर Q चार्ज हैं। कह रहा है कि अगर फ्लक्स फाई है इसमें तो फ्लक्स लिंक विद प्लेन सरफेस ए इन वोल्ट मीटर। अच्छा ये क्वेश्चन शायद 2 बार टाइप हुआ है, ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमें करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो वही कंसेप्ट लगाइए जो मैंने आपको अभी बताया है। तो करना क्या है कि टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब 0 होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड लगा देते तो 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका देखिए कितने सरफेस हैं आपके, यहाँ पर ABC करके बने हैं, तो ABC आपका यहाँ पर क्या है, सरफेस है। तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो A की वजह से, फिर B की वजह से, और आफ्टर देन C की वजह से जो भी होगा वो Q/ε0 होगा भैया। और आप ये देखिए जो हमारा फ्लक्स A और C पर है वो बराबर, A और C पर जो हैं वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इस A पर जो फ्लक्स होगा वो C के बराबर होगा। तो फाई A और फाई B फाई C बराबर है, इसको मैं फाई ले लेता हूँ, तो यहाँ दोनों को ऐड करोगे तो 2 फाई, ठीक है। क्यों होंगे बराबर, ये भी बात है। यहाँ पर आप देखिए चार्ज विद इन फाइज फ्लक्स इन यूनिट वोल्ट मीटर कर्व सरफेस बी द फ्लक्स लिंक विद प्लेन सरफेस। ये कर्व सरफेस पे जो फ्लक्स था ये क्वेश्चन में दिया है कि वो फाई है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। और जो प्लेन सरफेस है उस पर बी है ऐसा भी दिया है, तो हम क्या करते हैं, हमें बी ही निकालना है। तो फाई बी कितना हो जाएगा, फाई बी हो जाएगा आपका फाई बी Q/ε0, ठीक है। अच्छा हमें निकालना कहाँ का है, हमें निकालना है, अच्छा फाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ठीक है। तो फाई की वैल्यू निकालनी, तो फाई माइनस फाई बी हो जाएगा और अपॉन में 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो फाई निकालना है, फाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/2 सेकेंड वाला, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का बच्चों वीडियो, बहुत छोटी वीडियो थी लेकिन शायद आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए आई थिंक। अच्छा ये वाला कैसे रह गया, अच्छा ये वही 2 बार लिख दिया है, ये भी 2 बार रिपीट हो गया, ये वाला वही था, ये हो गया, ये हो गया। तो सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए, समझ रहे हैं। और स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट हमने डिस्कशन किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बार बार देखिए। और अगर कोई भी दिक्कत है बच्चों, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, एक अपना वैल्यूबल या कीमती समय देके एक कमेंट कर सकते हैं कि सर ये गलती हो गई, तो मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।